अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, भूख एवं प्यास अभिप्रेरक का न्यूरोदयिक आधार बतलाएं। और आइए और इसको देखते हैं और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। भूख, आइए पहले भूख का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्यास का भी देख लेंगे। भूख का अभिप्रेरक में व्यक्ति भोजन करता है और उसे अपने भूख की संतुष्टि करता है। शरीर में कोशिकाओं को महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलने के लिए आवश्यक है कि खाया गया भोजन साधारण रसायन में बदल दिया जाए। यह साधारण तत्व सचमुच में पाचन का प्रतिफल होता है। इस पाचन की प्रक्रिया में पाचन क्षेत्र में कई तरह के रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाचन क्षेत्र का शुरुआत मुंह से होता है, जहां भोजन को पाचन का रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार भोजन को गलाता है और इससे में एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट तथा रासायनिक विश्लेषण करने में लग जाता है। चबाने एवं स्वादन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो पेट में पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो भूख अभिप्रेरण के अध्ययन में अभिरुचि दिखाए हैं, यह समझने की कोशिश किया है कि जब भूख लगता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या मॉनिटर करता है, इस प्रक्रिया में किस तरह का मस्तिष्कीय एवं अंतःस्रावी अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है। कई लोगों ने भोजन के व्यवहार में ऊर्जा समय स्थिति के रूप में व्याख्या करने की कोशिश की है, और जो अभी का शोध है वो क्या कहता है और उसको हम देख लेते हैं। नवीनतम अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि भूख व्यवहार का हाइपोथैलेमस के अतिरिक्त मस्तिष्क में अन्य क्षेत्र जैसे एमिडग्लायड केंद्र का अग्र कार्टेक्स तथा सबस्टांसिया निग्रा द्वारा भी नियंत्रण होता है। इसके आधार पर तब यही कहा जा सकता है कि भूख और परितृप्ति किसी एक मस्तिष्कीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं होते हैं, बल्कि पूरे मस्तिष्क में के कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शारीरिक तत्वों की भूमिका भूख में प्रदान होती है। इनमें कुछ मोनोएंजाइम तथा पेप्टाइड हार्मोन्स की भूमिका भी मुख्य रूप से उपस्थित उल्लेखनीय है। मोनोएंजाइम में नोरइप्राफ्राइन, सीरोटोनिन विशेषकर 5-HT तथा डोपामाइन मुख्य हैं। नोरपाइनफ्राइन द्वारा कुछ परितृप्ति उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं की क्रियाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है। फलतः जिन चूहों को नोरपाइनफ्राइन का सुई दिया गया था, वे अन्य चूहों की तुलना में जिन्हें मात्र सलाइन दिया गया था 3 गुना अधिक भोजन करते पाए गए। इन सबों के अलावा पेप्टाइड हार्मोन द्वारा भी भोजन की प्रक्रिया नियमित होती है, और पेप्टाइड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आइए और प्यास का जो है प्यास अभिप्रेरक का न्यूरोदयिक आधार देख लेते हैं। व्यक्ति के शरीर में जल एवं 2 मुख्य कक्ष के बीच आगे पीछे विचरण करते रहता है। शरीर में करोड़ों कोशिकाओं के भीतर अधिक जल मौजूद होते हैं और इन्हें अंतरकोशिकीय कक्षा कहा जाता है, परंतु कुछ तरल पदार्थ इन कोशिकाओं से बाहर भी होते हैं, जिन्हें बहिकोशिकीय कक्ष कहा जाता है। बहिकोशिकीय कक्ष में 2 उपखंडों अर्थात 2 कोशिकाओं के बीच तरल, जिसे अंतरस्टिलियल तरल तथा रक्त प्लीव, जो एक तरह का प्रोटीन युक्त तरल होता है जिसमें लाल एवं श्वेत रक्त कण मौजूद होते हैं, बटे होते हैं। परंपरा के अनुसार पेट या गैस्ट्रोआंत पथ के किसी भी भाग में उपस्थित जल को शरीर के बाहर माना जाता है, अर्थात उन्हें न तो अंतरकोशिकीय कक्ष न ही बहिकोशिकीय कक्ष में उपस्थित माना जाता है। जब गैस्ट्रोआंत पथ को छोड़कर आगे बढ़ता है तो शरीर इसका उपयोग प्रारंभ कर देता है। इस तरह से जल जो मूत्राशय में पहुंच चुका होता है उसे पुनः शरीर को लौटाया नहीं जाता है, अतः ऐसे तरल को भी शरीर के बाहर समझा जाता है। न्यूरोमनोवैज्ञानिकों का मत है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं तभी ठीक ढंग से कार्य करती हैं जब अंतरकोशिकीय कक्ष में नमक एवं अन्य आयंस की सांद्रता एवं एक संक्रमित परास के भीतर होती है। बहिकोशिकीय कक्ष जल के प्रतिस्थापन का एक स्रोत होता है तथा अंतरकोशिकीय कक्ष एवं बाहरी वातावरण के बीच एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है।
प्रतिरोधक के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त बहिकोशिकीय तरल अंतरकोशिकीय कक्ष के भीतर की अवस्थाओं के बारे में भी सूचना देता है। सच्चाई यह है कि तंत्रिकीय तंत्रिका बहुत ही सावधानीपूर्वक बहिकोशिकीय कक्ष का मॉनिटर इस बात के लिए करते रहता है कि व्यक्ति को कब पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि दो ऐसे तत्व हैं जिनसे यह बात का पता चलता है कि व्यक्ति को पानी पीने की ज़रूरत है: निम्न बहुकोशिकीय मात्रा तथा उच्च बहुकोशिकीय मात्रा विलय सांद्रता। पहले संकेत से उत्पन्न प्यास को हाइपोवोलेमिक तथा दूसरे संकेत से उत्पन्न प्यास को ओस्मोटिक प्यास कहा जाता है। इन दोनों तरह के प्यासों को न्यूरोदैहिक आधार का वर्णन हम जो है वो अलग अलग उपखंडों में अलग अलग करते हैं, जिसमें आता है एक हाइपोवोलेमिक प्यास, जब शरीर से किसी कारण से रक्त बाहर निकल जाता है तो उसे शरीर की जल युक्त शरीर में रक्त की कुल मात्रा में स्पष्टतः कमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है और व्यक्ति को प्यास का अनुभव होने लगता है। ऐसे ही जो है दूसरा वो क्या है, ऑस्मोटिक प्यास। जब व्यक्ति के शरीर से पेशाब, स्वेदन आदि के कारण जल की कमी हो जाती है तो इससे भी उसे प्यास का अनुभव होता है। इसको भी हम आने वाले चैप्टर में आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे।